हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के टेस्ट योर नॉलेज के आईसीएस स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन। और आपको पता है एग्जामेशन लाने के लिए ना स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन पर अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीयूष हु रिटर्न टू इंडिया ऑन 12 जून 2023। पीयूष 12 जून 2023 को इंडिया में आता है फॉर परमानेंटली रेजिडिंग इन इंडिया, परमानेंट रहने के लिए इन इंडिया में, एंड स्टे ऑफ अबाउट 20 ईयर्स इन यूके। यूके में ये 20 साल रहे थे। उसके बाद ये 12 जून 2023 को अब इंडिया आ रहे। तो टोटल डेज अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तो अराउंड 294 रहेगा। ठीक है, 12 जून से आप काउंट करेंगे तो। प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इस वेरियस इनकम, अपने वेरियस सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताता है और आपसे ओपिनियन मांगा गया है असेसमेंट ये 2024-25 में उसकी इनकम बताएं टैक्सेबल कितनी होगी। हियर इज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC ये नहीं लेना चाहता, उससे वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और जो ओल्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम ऑन रेंट ऑफ द फ्लैट इन इंडिया, इन लंदन विच वॉज डिपॉजिट इन बैंक देयर, मतलब लंदन में रेंटल इनकम आया और लंदन के बैंक में ही डिपॉजिट कर दिया। तो इनकम अक्यूर्ड और अराइज एंड रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल नॉट इन इंडिया विच विल टैक्सेबल इन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया में तो टैक्स होगा नहीं क्योंकि इनकम इज अक्वायर अराइज और रिसीव इन आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुई है और अक्रू हुई है तो फिर वहीं पर ही टैक्स होगी, यहाँ पे नहीं टैक्स होगा। डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ 3 जर्मन कंपनी, डिविडेंड रिसीव हुआ है 3 जर्मन कंपनी से, आर बीइंग कलेक्टेड इन अ बैंक अकाउंट ऑफ लंदन। अगेन सर जो इनकम अक्रू और अराइज हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। ही गॉट हैज 2 सन्स, देखते देखते उसके 2 बच्चे हो गए। वन ऑफ हुम इज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, एक 12 साल का और एक 19 साल का, एक माइनर है और एक मेजर है। तो आपको पता है माइनर की इनकम हमारे में क्लब होती है। अब ये क्लब होगी या नहीं होगी केस आगे पढ़ते। बोथ हिज सन्स आर स्टेइंग इन इंडिया, दोनों ही सन्स अभी बाहर रह रहे हैं। एंड नॉट रिटर्निंग इन टू इंडिया, इंडिया नहीं आएंगे, मस्त मजे कर रहे हैं। ईच ऑफ हिज सन हैविंग इनकम ऑफ 75,000 है इन यूके इन फॉरेन करेंसी, मतलब यूके में ही उनको अक्रू हुआ है, अराइज हुआ है और वहीं रिसीव हुआ है, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, एंड ऑफ 20,000 इन इंडिया, 20,000 इन इंडिया, मतलब 75,000 तो यूके में रिसीव हुआ है और 20,000 इंडिया में हुआ है। तो दोनों को हुआ है, एक है 12 साल का, एक 19 साल का। जो 19 साल का बच्चा है वो अडल्ट है, 18 साल से ज़्यादा बड़ा है तो उसका टैक्सेबल होगा नहीं, वो अपने इन हैंड में ही टैक्स भरेगा। लेकिन जो 12 साल का लौंडा है वो माइनर है, उसका टैक्स होगा, यहाँ क्लब होगा और 1500 का एक डिडक्शन मिलता है। तो 22,000 माइनस में 1500 करेंगे, आएगा 18,500 आपकी इनकम में क्लब होगा। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ही हैज सोल्ड 1000 शेयर्स was acquired by him in a British pound sterling and the sale proceed repatriate, मतलब repatriate करा गया, वहीं पे accrue हुआ है, वहीं पे राइज हुआ था, वहीं रिसीव हुआ है, बाद में repatriate करा गया। वहां से जो बैंक अकाउंट में मिला होगा, बैंक अकाउंट में रखा होगा, वो अब यहाँ पर आया, उससे मतलब ही नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टैक्स ही नहीं होगा, आगे पढ़ने को फायदा नहीं, फिर पढ़ते हैं। द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ऑन सेल ऑफ 1000, 175% का कॉस्ट, और ये बता दिया, कोई लॉजिक नहीं है, आप गलती मत कीजिएगा, ये टैक्स नहीं होगा, रिपैट्रिएट बोला है। ठीक है, एक बार आप आंसर देखिए। पहले हमने उसके बारे में बताया 294 था, ये क्या है, ROR है, आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो आर बट NOR है, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके सबके बारे में दे रखा है। रेंटल आउटसाइड इंडिया हुआ है तो टैक्स नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आउटसाइड इंडिया हुआ है तो डिविडेंड भी टैक्स नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया डिडक्शन 1500 का मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग 18,500 इंक्लूड होगा। ठीक है, ये रिपैट्रिएट हुआ था तो नॉट इन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2023-24 का ये नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप रीड करिए और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डेविड, अ सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया, वाज ट्रांसफर्ड इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, मतलब कनाडा की एम्बेसी में ट्रांसफर्ड हो गया है। ठीक है, कब हुआ ट्रांसफर सर? 31 मार्च 2023 लिखा हुआ डेट। ठीक है, ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब विजिट हुआ ही नहीं है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, एक बार भी नहीं आया। तो हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें, पहले वो निकालेंगे तो क्या रहेगा सर? NR रहेगा। 182 दिन की कंडीशन लिख कर आना है, एक भी दिन नहीं आया, इसलिए ये क्या रहेगा? NR। आप क्या बताओ कि सर कौन कौन सी इनकम टैक्स होगी? तो सैलरी कंप्यूटेड दे रखिए 5 लाख की, क्या ये टैक्स होगी सर? हाँ जी सर, अक्रूर अराइज इन इंडिया था, 5 लाख होगी आपको टैक्स, और इस पे आपको मिलेगा चांस टैक्स भरने का। फॉरेन अलाउंसेज
फॉरेन अलाउंसेस की बात करें तो अक्रू और अराइज इन इंडिया था, आप फॉरेन में शिफ्ट हो रहे थे, वहां का रेंट वेंट पे करने के लिए आपको कुछ अलाउंसेस मिले होंगे, लेकिन अक्रू और अराइज तो यहाँ हुआ ना। लेकिन कमाल की बात एक है, इस अलाउंसेस में जो बच्चे टैक्स तो करके आ जाते हैं, एक चीज है, ये एग्जाम्प्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एग्जाम्प्ट रहेगा और टोटल इनकम में आप इसको एग्जाम्प्ट करके दिखाएंगे। बच्चे क्या करके आए, टोटल ऐड करके आ गए, जो कि गलत हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, सर इंडिया में एक बैंक था, उस पर फिक्स डिपॉजिट हमने बना रखा था, वहीं पर एक्रू और राइज हुआ, एक्रू और राइज इन इंडिया हुआ, बल्कि रिसीव भी इन इंडियन बैंक ही हुआ है। तो 1 लाख रुपए पे आपको मिलेगा टैक्स भरने का चांस, और इसको अदर सोर्सेज में करेंगे आप ऐड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, कंट्री एक्स के एग्रीकल्चर इनकम से आपको कुछ इनकम हुई, क्या आप टैक्स भर सकते हैं? नहीं सर, आप नहीं भर सकते हैं। इस पर टैक्स क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि सर ये कंट्री एक्स की बात कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी भी था कंट्री एक्स में, कंट्री एक्स से और अपनी एक्स से, दोनों से इसको बहुत लगाव है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम हुई थी कंट्री एक्स में, उस पर भी सर इसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्रूराइज हुआ था बाहर, आउटसाइड इंडिया। तो एक बार आप पढ़िए इसका आंसर। ठीक है, लिख दिया सिंपली कि ही वाज नॉट इन प्रेजेंट इन इंडिया, तो इसलिए एनआर है, और उसके बाद कौन कौन सी इनकम टैक्स होगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हैंस फॉरेन अलाउंस इज 4 लाख एग्जाम्प्ट, आपको सिंपली लिख कर आना 4 लाख एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम आप दिखा दीजिएगा 6 लाख रुपए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर ए, सिटीजन ऑफ इन इंडिया, लेफ्ट फॉर यूएसए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब यूएसए में काम करेंगे, धंधा करेंगे, कब चले गए देश छोड़ के धोखेबाज, 1/5/2023 को। तो ही हैज़ नॉट विजिटेड इंडिया देर आफ्टर, मतलब उसके बाद इंडिया कभी आए नहीं। तो कितने दिन इंडिया में रहे? तो 31 दिन रहे, अप्रैल के 30 और 1 तारीख ये, और अप्रैल, हाँ चौथा पांचवा, ठीक है 31 दिन रहे। मिस्टर ए बोरोज मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड बी, मिस्टर बी से पैसे लिए, who left India for employment permits 1 week before the Mr. A departure, मतलब मिस्टर बी से पैसे लिए और मिस्टर बी खुद भी भाग गए इंडिया छोड़ के 1 हफ्ता पहले। मिस्टर ए डिपार्चर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10 लाख एंड बाइज द शेयर ऑन एक्स लिमिटेड, मिस्टर ए ने उन 10 लाख रुपए से एक्स लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है उसके शेयर लिए। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एट द 10% इन द बीज हैंड इफ द साइड इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क। मिस्टर बी भी भाग चुके हैं और उनको न्यूयॉर्क में ये इंटरेस्ट मिला है, न्यूयॉर्क में गए हुए हैं। और जो 10 लाख रुपए जो मिस्टर ए ने बोरो करे थे, उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा ₹10 लाख का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए को लोन दिया था ₹10 लाख, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ था मिस्टर ए से, मिस्टर बी को 1 लाख रुपए न्यूयॉर्क में मिले क्योंकि वो भी भाग रखा है। तो पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। मिस्टर ए 31 दिन रहे थे, तो ये एनआर है, क्योंकि 182 दिन की जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल नहीं हुई। और दूसरा होता है 60 और 365, 60 एक साल में और 365 प्रीवियस 4 सालों में, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 या एंड प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 दिन, वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि आप 60 दिन से भी नीचे रहे हैं। तो दोनों के दोनों ही एनआर है। इन केस ऑफ एनआर, अगर हमें कोई इंटरेस्ट पे करते हैं या देते हैं, अगर वो लोन का पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस पर्पस, मतलब कि जो लोन लिया, अगर वो लोन का अमाउंट अगर इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है फॉर किसके? ओनली पीजीबीपी, ओनली पीजीबी, बिजनेस प्रोफेशनल के लिए यूज हो रहा है, ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशनल का, तभी वो टैक्स होगा, अदर सोर्स पे टैक्स नहीं होगा। हमारे केस में ये बिजनेस प्रोफेशनल में नहीं यूज हो रहा है, ये शेयर्स परचेज के, इसलिए टैक्स नहीं है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि ये दोनों जो भागे हैं देश छोड़ के, क्या वो हमारे रेजिडेंट हैं? नहीं सर, वो एनआर है, क्योंकि 182 दिन से भी कम रहे हैं, बल्कि 60 दिन से भी कम रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को पहले डिफाइन करा गया कि ये दोनों रेजिडेंट नहीं है, एनआर है। उसके बाद जो इन इंटरेस्ट होता है वो जब भी डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाता है, जब वो यूटिलाइज होता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल। अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए यूज हुआ है तभी वो टैक्स होगा। कब टैक्स होगा? जब वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए टैक्स हुआ है। अदरवाइज सेल नॉट बी डीम्ड टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया, अदरवाइज वो उसको सेल नॉट बी डीम्ड टू बी, मतलब कि उसको एक्रूड और राइज नहीं मानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्स नहीं होगा इंडिया में। ठीक है, इन सिंपल वर्ड और कंक्लूजन निकाले तो एक लाइन का यही है कि अगर जो लोन का लिया हुआ पैसा इंडिया में यूज हो रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए, तभी वो टैक्स होगा। बात खत्म। जेजे लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, जेजे लिमिटेड है कोई ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेट हुई और इंटर्ड हुए इनटू द एग्रीमेंट विद केके लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी केके लिमिटेड इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट में आती है फॉर एडिंग
टेक्निकल सर्विस फॉर टू द लेटर फॉर सेटिंग अप प्लांट इन ओडिशा। सर हमने पढ़ा था अगर कोई टेक्निकल हम सर्विस लेते हैं एंड टेक्निकल सर्विस जो यूटिलाइज हो रही है इन इंडिया, तो वो इनकम आपकी डीम टू बी एक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाता है और वो टैक्सेबल होता है। आई रिपीट, अगर आप कोई टेक्निकल सर्विस लेते हैं जो कि आप यूटिलाइज करते हैं इन इंडिया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल, आप कोई टेक्निकल सर्विस लेते हैं यूटिलाइज करते हैं इन इंडिया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल इन इंडिया, तो वो आपकी डीम टू बी एक्रूड और राइज मानी जाती है। एज पर द एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए दिए और 1.5 करोड़ किस लिए सर? 1 करोड़ दिया ऑफशोर सर्विस के लिए और 1.5 करोड़ दिया है ऑन शोर सर्विस के लिए। जेजे लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट इट्स नॉट लिएबल टू टैक्स इन इंडिया फॉर फी 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स देने के लिए लिएबल नहीं है क्योंकि ये ऑफशोर है, वो बाहर सर्विस ली थी जो कि यूटिलाइज होनी थी यहाँ पे, मतलब ऑफशोर सर्विस थी, बाहर से ही सर्विस दी गई थी, बाहर से सर्विस दी गई थी, ठीक है, सर्विस आउटसाइड इंडिया दी गई थी। डिस्कस द करेक्टनेस। नहीं सर, टैक्स होगा। क्यों टैक्स होगा? जब भी टेक्निकल आप सर्विस लेते हैं फॉर द बिजनेस इन इंडिया, बेशक से वो जो टेक्निकल सर्विस ली हो आपने बाहर जाके उससे ली हो, वार्तालाप करी हो कि ऐसे बिजनेस स्टाफ के लिस्ट कर सकते हैं, नहीं सर, डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाएगा। बेशक से वो ऑन शोर हो या ऑफ शोर हो, बेशक से वो ऑन शोर हो या ऑफ शोर हो, वो दोनों केसेस में आपका डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाएगा अगर आपने बिजनेस एंड प्रोफेशनल, अगर आप इंडिया के लिए टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं तो, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी था। हाँ, ये रहा द फी 2.5 करोड़ टेक्निकल सर्विस जेजे लिमिटेड बोथ फॉर ऑफशोर एंड ऑन शोर ऑफ केके लिमिटेड डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया एंड इंक्लूडेबल टू द टोटल इनकम ऑफ जेजे लिमिटेड। डीम टू बी अक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाएगा और इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम होगा और यहाँ टैक्स होगा। देयरफॉर द जेजे लिमिटेड गलत है, इज नॉट लेबल टू पे द टैक्स इन इंडिया फॉर 1 करोड़ इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पूरे 2.5 करोड़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिन विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 9 और नॉट। मतलब कि आपको बताना ये जो नीचे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उस पर कवर होते हैं या नहीं होते हैं। पहला आता है आ नॉन रेजिडेंट जर्मनी कंपनी। कैसे? आ नॉन रेजिडेंट जर्मन की कंपनी है विच डिड नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सर पी नहीं है इंडिया में कोई भी। इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में इंटर होती है फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क इन इंडिया। सेपरेट पेमेंट वर मेड टुवर्ड द ड्राइंग एंड डिजाइन विच वर डिस्क्राइब्ड एज ए इंजीनियरिंग फेज। The SEC contented that such business profits should be taxable in Germany as there is no business connection within the meaning of section 91I of the Income Tax Act। सर टैक्स होगा। सर क्यों होगा? सर बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है ये भी बताते हैं हम आपको। हमने क्या देखा था सर, कोई भी अगर आप टेक्निकल सर्विस लेते हैं और इन इंडिया आप उसको यूज करते हैं, मतलब क्या है सर, बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए कोई भी आप टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन इंडिया आप यूज करते हैं तो इट्स डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया होता है एंड इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अगला पॉइंट, अ फर्म सॉलिसिटर इन इंडिया इन मुंबई, इंडिया में कहाँ पे सर? मुंबई में, इंगेज इन अ बैरिस्टर इन यूके फॉर आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। A payment of £5,000 was made as per terms of professional agreement। सर अगेन सर प्रोफेशनल फीस थी, आपने पेमेंट करा प्रोफेशनल फीस का, कहाँ के लिए सर? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसके लिए। तो अक्रू कहाँ पे हुआ था ये प्रोफेशनल फीस? अगर हम बात करें किस केस के लिए तो यहाँ पे इंडिया में आर्ग्यूइंग, और जो सॉलिसिटर ऑफ फर्म है बैरिस्टर इन यूके है, ठीक है। लेकिन जो आपने सुप्रीम कोर्ट से पहले हम रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं और प्रोफेशनल इंगेजमेंट जो प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए ले रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे सर? इंडिया में। अक्रू और अराइज कहाँ पे हुआ है सर? इंडिया में हुआ है और ये टैक्सेबल होगा इन इंडिया। अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया फॉर यूज ऑफ पेटेंट डेवलपमेंट। सर हमने बताया था सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई पेमेंट करती है फॉर द पर्पस ऑफ रॉयल्टी और पेटेंट के लिए तो इस डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होता है और ये टैक्सेबल ही होता है। साई इंजीनियरिंग अ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंटर्ड इनटू एन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट 25/6/2023 को है विद एन इंडियन कंपनी वाज इन रिसिप्ट ऑन 8% डिवेंचर फॉर ₹20 लाख इशूड बाय एन इंडियन कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर टेक्निकल नो हाउ पेटेंट यूटिलाइज इन इट्स बिजनेस इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। हमने क्या पढ़ा था सर, कोई भी अगर आप लोन लेते हैं एनआर से लीजिए, लेकिन अगर लोन अगर आप ले रहे हैं और वो लोन का जो अमाउंट है वो यूटिलाइज हो रहा है इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल,
बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए यूज हो रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे ना, तो वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। तो वो क्या होगा सर, वो टैक्स होगा इन इंडिया। ठीक है, पहला फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 911, ठीक है, टैक्सेबल होगा। दूसरा, एज पर सेक्शन 91 आई ऑल इनकम अक्यूरेज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट थ्रू और ऑफ एनी फर्म इन इंडिया इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इट वॉज सो हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट द अमाउंट ऑफ £5,000 पेड टू द बैरिस्टर इन यूके एज पर द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट है इनकम विच इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, हैंस इज इज टैक्सेबल इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय द गवर्नमेंट इंडिया इज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, रॉयल्टी की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, ₹20 लाख है जिसका आपने डिवेंचर इशू किया था, उसमें लिखा हुआ है अनऑन रेजिडेंट, हैंस इट इज टैक्सेबल। कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ पेटेंट यूज इन इट्स बिजनेस इन इंडिया, ये रहा यूज इन इट्स बिजनेस इन इंडिया, ये मेजर वर्ड है, ये आप याद रखिएगा। जो की पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था वो याद रखिएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो टैक्सेबल इन इंडिया ही रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 6th, जेड एन अमेरिकन टूरिस्ट कम्स टू एन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम आ रहा है, पहली बार, तो मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जो हम कंडीशन चेक करेंगे तो क्या होगा, सारा नील होगा। जून 17 2023, ही लिव्स इन इंडिया 29 सितंबर 2023 को ये चलेगा। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, वुड योर आंसर बी चेंज इफ द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम एन इंडियन सोर्स इज 16 लाख। चलो एक बार इसका आंसर डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है ज़्यादा ईजी है। तो 23-24 में कितने सर, 105 दिन रहा। यहाँ पे देखिए जरा, 17 जून को ये इंडिया में आया, तो जून के महीने में ये आ रहा 14, जुलाई में 31 रहा, जून जुलाई अगस्त में 31 दिन रहा, एंड सितंबर में 29 दिन रहा। बाकी प्रीवियस ईयर में ये कहीं नहीं रहा। तो जो फर्स्ट ईयर था जिस दिन था प्रीवियस ईयर में 182 दिन से कम रहा, तो पहली बेसिक कंडीशन से ये फुलफिल नहीं कर पाता, तो ये रहेगा हमारा एनआर। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती है तो उसको रेजिडेंट्स होने के लिए क्या होगा सर, उसकी सेकंड बेसिक कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें 60 दिन की जगह 120 दिन दिखते हैं और यहाँ पे ओनली 105 दिन रहा है। तो सेकंड जो बेसिक कंडीशन थी जो फुलफिल करनी चाहिए थी वो भी फुलफिल नहीं करे, तो वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, MS ग्लोबल एयरलाइंस इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी इन यूएसए ऑपरेटेड इट्स फ्लाइट, सब फ्लाइट का बिजनेस है, इनटू इंडिया एंड वाइस वर्सा। बेसिकली फ्लाइट में पैसेंजर को इंडिया भी छोड़ते हैं और इंडिया से लेकर भी जाते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड कलेक्टेड आर चार्जेस कितना सर, 165 लाख, 1,65,00,000 लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ ट्रांसफर कितने सर इनको रिसीव हुए थे, कितना कलेक्ट करा सर, 125 लाख, 125 लाख। अब इसके हम बाइफर्केशन करेंगे कि कौन सा टैक्सेबल है या नहीं। लाख फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर आउट ऑफ विच 65 लाख वर रिसीव्ड इन न्यूयॉर्क इन US डॉलर। 65 लाख कैसे थे सर, न्यूयॉर्क में रिसीव हुए। फॉर द फेयर बुक्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई, द टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड ऑपरेशन ऑफ सच फ्लाइट वर 95 लाख। अब आपको बताओ सर कौन कौन सी इनकम टैक्स होती है। सर पहला तो 125 लाख में से कौन सी इनकम टैक्स होगी, जो हमने फ्रॉम इंडिया पैसेंजर लिए फ्रॉम इंडिया, और अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें से सर 125 लाख में से ना, ठीक है, कितने लाख थे जो कस्टमर थे सर, 65 लाख थे। 65 लाख वो व्यक्ति थे जिन्होंने टू न्यूयॉर्क नहीं जा रहे थे, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इंडिया आ रहे थे। मतलब हमारा कौन सा टैक्सेबल इंडिया होता है, जो कि फ्रॉम इंडिया, मतलब हम पैसेंजर इंडिया से उठा के लेके जाते किसी और देश में। मतलब हमने इंडिया से मेल लिया, इंडिया से हमने कुछ भी हमने गुड्स ले गए, या इंडिया से हमने पैसेंजर ले गए, तो वो टैक्स होता है। और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे टैक्स जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। इसमें क्या था, न्यूयॉर्क टू इंडिया था। ठीक है, और ये वाला जो अमाउंट बचेगा, साठ लाख 60 लाख। अब ये जो 60 लाख है ना, ये क्या है, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, तो ये कितना होगा 60 लाख। इसका करेंगे सर 5%,
और ये होगा टैक्स। ये सर आपकी इनकम होगी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए ये होगा टैक्सेबल, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल। अगर अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया कुछ है ही नहीं, नील है, कुछ भी टैक्स नहीं है इसमें। टोटल 3 लाख रुपए आपकी इनकम होगी, वो आपका टैक्स होगा, ठीक है। ये पहले दोनों कंडीशंस लिखा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद नीचे ऐसा कुछ छोटू सा बॉक्स बनाया, फेयर के बारे में लिखा, फेयर बुक फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई 65 लाख या 60 लाख, 60 लाख का 5% करा और हमारा आ गया यहाँ पे नील है, ठीक है। ये टैक्स नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटलांट इटली, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस, वाज engaged in manufacturing, trade, supply equipment and services for GSM cellular radio telephone system. It is supplied hardware and software to various entities in India. Software licensed by the SEC embodied the process which is required to control and manage the specific set of activities involved in the business use of its customer, and also made available to its customer who used it to carry out their business activity. सिंपल वर्ड में क्या है सर, ये जीएसएम सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम बनाते हैं। ये हार्डवेयर होता है। ये सिंपली आपका क्या है, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था केस, उसके ऊपर बेस है कि जो ये चिप देते हैं या जो हार्डवेयर देते हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना। ये बोल रहे थे असेसिंग ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर हैज कंटेंटेड दैट द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है ना उसके मेजॉरिटी है और ये रॉयल्टी है, ना कि हार्डवेयर है। आपको पता है जब भी आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स कराते हैं, हार्डवेयर इंपोर्ट कराते हैं, तो गुड्स पे सामने वाली कंपनी जो होती है, फॉरेन में बैठी हुई कंपनी, कभी टैक्स नहीं देती। लेकिन जैसे ही रॉयल्टी आ जाता है, टेक्निकल आ जाता है, बिजनेस प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती है, और जो आप बिजनेस इन इंडिया में यूज करते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर इसको रॉयल्टी की डेफिनेशन में ले लिया जाएगा तो ऑब्वियसली सर आप इंडिया में यूज कर रहे हैं जीएसएम डिवाइस को, तो पक्की बात है आपको इस पे इनकम टैक्स पे करना होगा। अब यही जजमेंट आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा कि सर जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर लगाया जा रहा है हार्डवेयर में, एक स्मॉल कॉम्पोनेंट है, तो वो नॉर्मल चीज है। मेजरली जो पेमेंट की जा रही है वो हार्डवेयर के लिए की जा रही है, इसलिए इट्स एन इम्पोर्ट ऑफ हार्डवेयर है, ना कि ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है। तो एक बार आप रीड कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो असेसिंग ऑफिसर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एंड आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है ये सर, साइंटेल लिमिटेड इज एन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, सर सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड 55% ऑफ इट्स शेयर्स हेल्ड बाय गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। Saintel Limited has its presence in India also. The detail relating to Saintel Limited ये देखा है। उसके बाद बोला रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है आपको Saintel Limited का। तो Saintel Limited का रेजिडेंशियल स्टेटस बताने के लिए कंपनी है तो पोएम आपको बताना होगा। पोएम अगर इन इंडिया होगा तो इंडियन कंपनी होगी, अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी होगी, तो पोएम होगा। फॉरेन कंपनी के लिए क्या होगा कि सर इसको ना एबीओआई टेस्ट पास करना होगा, एबीओआई टेस्ट पास करना होगा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और जब उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा तभी वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में थी टोटल 4 कंडीशंस, ये चारों की चारों कंडीशंस पास आउट करनी पड़ेगी। अगर ये चारों कंडीशंस पास कर भी जाती है तो इसके बाद एक चीज और देखा जाएगा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मेजोरिटी, इफ majority held in India, it's another Indian company held in India, then it's Indian company and it's Indian company। मतलब ये वाली कंडीशन इसको फुलफिल नहीं करनी होगी अगर इसको फॉरेन कंपनी बनना है। पहला आता है पैसिव इनकम टेस्ट। पैसिव इनकम टेस्ट, पैसिव इनकम टेस्ट में क्या बोलता है सर, मेजोरिटी ऑफ योर पैसिव इनकम, majority of your passive income of your total income is outside India। देखते हैं, is not more than 50%, सॉरी, ठीक है। पैसिव इनकम टेस्ट क्या बोलता है सर, जो पैसिव इनकम है is not more than 50% of your total income। पैसिव इनकम is not more than 50% of your total income। तो इसके लिए हमें पहले टोटल इनकम निकालना होगा एंड पैसिव इनकम भी निकालना होगा। तो पहले देख लेते हैं टोटल इनकम। सर हमें बोल रखा है इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग,
इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग कैसे 25-50 तो टोटल हमारा क्या है ट्रेडिंग, पहला आता है ट्रेडिंग, इसमें आएगा 25-50। यहां लिखते हैं पैसिव, यह है पैसिव इनकम, ठीक है। 25-50 में इन्होंने बोला अबव फिगर इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ए ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर फ्रॉम एसोसिएट इंटरप्राइज एंड सेल्स टू अनरिलेटेड पार्टी। सर ये आएगा नहीं, अगर आपकी इनकम आती है आप परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं एसोसिएट इंटरप्राइज को, तो वो आते हैं आपकी पैसिव इनकम। आई रिपीट, अगर सेल एंड परचेज फ्रॉम बोथ द एसोसिएट इंटरप्राइज तब आता है, यहाँ अनरिलेटेड पार्टी को सेल हुआ है नहीं आएगा। सेल्स टू एसोसिएट परचेज फ्रॉम अनरिलेटेड नहीं आएगा। थर्ड आएगा बोथ, जब आपका परचेज एंड सेल्स हो रहा है। 5 + 10। अगला बता रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको मिला है 20 + 15 का। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी आपका पैसिव इनकम होता है। तो टोटल सर हमारा कितना हो गया, ये 20 + 15 कितने हो गए 30 35, 35 + 5 हो गए हमारे 40 और ये हो गए 50। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है 40 50। इसको देखते हैं, इसमें हमें आपका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऐड करा तो कितना आता है 25 + 50 + 20 + 15, ये आता है 110। अब परसेंटेज देखेंगे कितना हुआ, 50 / 110, ये आता है 45%, विच इज नॉट मोर देन 50% ऑफ योर टोटल इनकम। जब ये 50% से नहीं है तो आपका पहला टेस्ट आप कर जाते हैं पास। कांग्रेट्स सर, पहली बार 50% ना नाम लाने पर आपको कांग्रेट्स मिल रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट टेस्ट विच इज लेस देन 50% इन इंडिया। दूसरा क्या, एफए टेस्ट 50% लेस देन इन इंडिया। अगर 50% अगर से कम है इंडिया में तो ऑब्वियसली सर आप क्या होगा, एफए टेस्ट पास हो जाएंगे। सर अगर 50% से कम इंडिया में तो ऑब्वियसली सर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए आप बहुत ज़्यादा एक कदम और पास हो जाएंगे। हमारे केस में सर क्या है 120 एंड प्लस 80 इंडिया एंड सिंगापुर, यहाँ पे आता है 120, ये है 80, दूसरा आता है 50, देन आता है 200, फिर 40 एंड देन 120। इसका टोटल करते हैं, ये कितना आता है 50 + 90, ये आता है 210 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। और ये कितना आता है, ये आता है 400। टोटल करते हैं तो ये आता है हमारा 610। परसेंटेज निकालते हैं इंडिया वर्सेस टोटल का। पहले इसका टोटल एक बार चेक करें, 210 / 610 तो ये आता है 34.42, ऑब्वियसली लेस देन 50%। तो आप एफए टेस्ट भी पास कर गए। दूसरी बात 50% कम लाने पर खुशी। सर बार बार ऐसा मत बोलो, दिल से बुरा लगता है, क्या करें। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं सर 70 90, अगर 50% से कम होते हैं तो दोबारा आप एबीवाई टेस्ट के पास हो जाते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेस्ट लेस देन 15 होने चाहिए। तो हमारा टोटल कितना बनता है 70 + 90, ये होगा हमारा 160। हम परसेंटेज निकालते हैं, 70 + / 160 कितना होता है 43.75। दोबारा 50% से कम और आप एबीवाई टेस्ट के और होते हैं पास। पेरोल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय है सर 8-12। अब एक्सपेंस का भी टेस्ट होता है, टोटल 4 टेस्ट है, ये थर्ड था और ये फोर्थ। एक्सपेंस आपका टोटल है 8 + 12 इक्वल टू होता है 20। परसेंटेज निकाले इंडियन का अकॉर्डिंग तो हमारा कितना आता है सॉरी, ये आता है 40%। सर आपने ऑल 4 कंडीशंस आर मीट, कंडीशंस मीट, तो एबीवाई टेस्ट पास, एबीवाई टेस्ट पास। तो क्या ये अब फॉरेन कंपनी हो जाती है हमारे केस में? सर नहीं सर, हमें अब देखना होगा बोर्ड मीटिंग का केस। बोर्ड मीटिंग कहाँ पे मेजोरिटी हो रही है, अगर इंडिया में हो रही है तो ये इंडियन कंपनी हो जाएगी। और आखिरी लाइन ने सारा का सारा गेम पलट दिया। 8 बोर्ड मीटिंग थी जिसमें से 3 इन इंडिया है और 5 इन सिंगापुर है। क्या बोर्ड मीटिंग मैक्सिमम इंडिया में हुई है?
यहीं पे देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 8, ये होता है 37.5। मेजोरिटी भी नहीं हुआ है तो ये एबीआई टेस्ट भी पास करके साथ साथ मेजोरिटी आपकी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया में नहीं हुई है तो ये हमारी फॉरेन कंपनी हो जाती है। आंसर देख लेते हैं। पहले पोएम की डेफिनेशन से लिखी कि क्या क्या एबीआई टेस्ट होते हैं, चारों के बारे में लिखा। फिर उसके बारे में हमने डिटेल में निकाला और हमारा एग्जैक्टली सारा का सारा मैच होते हुए ठीक है। सिंस द सिंगल लिमिटेड हैज सेटिस्फाइड ऑल द 4 कंपनी 10 एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, उसमें से 5 आउट ऑफ 8 हैं तो हेल्ड आउटसाइड इंडिया हुई हैं, मतलब मेजोरिटी बाहर हुई है तो इट इज नॉट रेजिडेंट, मतलब इट्स अ नॉन रेजिडेंट कंपनी इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कीजिए।